योगेंद्र यादव जी हैं हमारे साथ। योगेंद्र जी सेफोलॉजिस्ट रहे, राजनीति में भी गए, पर ये भी एक बात है कि यूजीसी के सदस्य भी रहे। योगेंद्र जी, ये जो नए रेगुलेशंस हैं 2012 वालों से इनकी तुलना हुई, जनरल कास्ट के कुछ समर्थकों ने, छात्रों ने ये दलील दी कि हमें स्वाभाविक अपराधी की तरह इसमें दिखाया गया है। फिर ये दलील दी गई कि ऑपरेसर की जो परिभाषा है उसमें तो अगर आप भारतीय समाज को देखें तो कई जगहों पर वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप वर्ण व्यवस्था जो है उसमें शुरू के 3 वर्णों को ही ऑपरेसर मान लें और बाकी को ऑपरेस्ड माने। ओबीसी भी कई बार ऑपरेसर के तौर पर सामने आया है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में बहुत अनेकों उदाहरण हैं। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे यहाँ बहुत जटिल हैं। तो उन जटिलताओं को क्या इन नए रेगुलेशंस में एड्रेस किया गया था जो फाइनल ड्राफ्ट था? और जहां तक बात इसकी है कि एक सुविधा इस बात की भी होनी चाहिए थी जो इनकी मांग थी कि अगर कोई झूठी या गलत शिकायत की जाती है तो एक उस पर झूठी पकड़े जाने पर एक शिकायत का प्रावधान उसके खिलाफ एक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए था। कुछ किस्म की ट्वीकिंग्स डू यू थिंक कि इसमें रिक्वायर्ड तो थी, या ये जो बने थे ये बहुत सोच समझकर ठीक ठाक आपको लग रहा है कि ये मोटा मोटी अच्छे प्रावधान थे जिन पर स्टे लगाया गया? देखिए, हमारे देश में अमूमन पहली बार नहीं है, बिना किसी बात को समझे बूझे ठीक ढंग से बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है। तो क्या इस तरह के इंप्रेशन आए जो आपने अपने प्रश्न में कहा है कि भाई देखिए, पहली बार मोदी सरकार कुछ एक ऐसा अनहोनी सी चीज लेके आई है, अपने ही पता नहीं क्यों लेके आई है, जिससे कि जनरल अपर कास्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, ये इंप्रेशन बना। तीनों बातें एकदम मिथ्या है। नंबर 1, इसमें कुछ भी नया या अनहोना बात नहीं है। जैसा आपने जिक्र किया, 2012 से ये एक रेगुलेशन रहा है। 2012 और 2026 का रेगुलेशन एक मायने में बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि 2012 में भी उसने कहा था कि किसी भी आधार पर भेदभाव गलत है, और 2012 की लिस्ट में भी था लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, फिजिकल डिसेबिलिटी के आधार पे, अमीर गरीब के आधार पे। 2012 में भी ये लिस्ट थी, 2026 में भी ये लिस्ट है, कोई अनहोनी बात नहीं। ओबीसीज नहीं थे सर 2012 में, बस फर्क ये जी 2012 वाले में ओबीसी शामिल नहीं थे, अलग से पैराग्राफ नहीं था ओबीसी समूहों पर। केवल एक पैराग्राफ भी नहीं, केवल एक शब्द नहीं था। 2012 में जाति का कहते हुए SC ST का जिक्र किया गया था, एक बार नहीं 4 बार किया गया है SC ST। इस बार SC ST के साथ स्लैश लगा के OBC, या जिसको संवैधानिक भाषा में SCBC कहा जाता है, वो जोड़ दिया गया है। केवल ये परिवर्तन हुआ है। नंबर 2, ये परिवर्तन जितने भी हुए हैं ये यूजीसी के अपने कहने पे नहीं हुए हैं, मोदी सरकार के निर्णय से नहीं हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुए हैं। दुर्भाग्य है कि इस देश के मीडिया ने इतना न्यूनतम तथ्य देश के सामने नहीं रखा है। मैं आपके सामने दिखा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जो कि सितंबर 2025 का है, और अगर आप पढ़ सकते हैं तो देख लीजिए कौन जज थे जिन्होंने आदेश दिया। ये थे माननीय सूर्यकांत जी और माननीय बागची, दोनों जजेस जिन्होंने कल स्टे का ऑर्डर दिया है। ठीक उन्हीं जजों ने सितंबर में कहा था कि ये जो पेटिशनर लेके आए हैं इनकी शिकायतों पे गौर किया जाए। ठीक सितंबर में उन्होंने अपने आदेश में लिखा है, मैं आपको आदेश पढ़ के बता रहा हूं, कि आपको ऐसी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनानी चाहिए वेयर 50% ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू SC ST OBC। ये ऑर्डर में OBC शब्द लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था। फिर दूसरी बात, ये जो मानना कि सरकार ने कुछ कर दिया, ये मुझे इसका कोई आधार नहीं है। तीसरा, ये कहना कि इसमें अपर कास्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। अगर ये हम माने कि कोई भी इस देश में एंटी डिस्क्रिमिनेशन या इस देश में कोई भी भेदभाव को समाप्त करने वाला कानून किसी एक पक्ष को खड़ा करता है, तो स्वाभाविक है ऐसा तो हर कानून में होगा। ये कोई पहला कानून नहीं है भैया इस देश में। SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है, आप कह सकते हैं कि जो सारे देश के SC ST नहीं है उनको कटघरे में खड़ा करता है, ये विचित्र परिभाषा हो। इस देश में SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है, क्या उसका मतलब है कि इस देश के जितने भी SC ST नहीं है उनको कटघरे में खड़ा किया गया है? क्या SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर यह कहा जाए कि ये एक्ट जो है बाकी लोगों पर भी लागू होगा? इस देश में डाउरी एक्ट है, रेप एक्ट है,
क्या वो सारे मर्दों को कटघरे में खड़ा करता है? देखिए, दुनिया में जहां भी भेदभाव होगा उस भेदभाव का एक पैटर्न होता है। अब अमेरिका में अगर रेशियल इनइक्वालिटी है तो क्या रेशियल इनइक्वालिटी वहां के व्हाइट लोगों के खिलाफ होती है? आप जरा सोचिए, कितनी हास्यास्पद बातें होंगी ये सब कहना। और ये बात कोई पहली बार नहीं हो रही है। अगर आप कानून की बात करते हैं तो एन.एम. टॉमस का बहुत प्रसिद्ध जजमेंट है, अगर आप किसी जनरल कैटेगरी में देते हैं, अम्ब्रेला कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसमें किसी एक स्पेसिफिक सबसेट का जिक्र कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सबसेट जो उसमें बताया गया है वो SC, ST, OBC है। अब आप ही बताइए, अगर इस देश में ये कहा जाए कि सवर्ण वर्ग के किसी व्यक्ति के विरुद्ध जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, याद रखिए, सवर्ण वर्ग के व्यक्ति के विरुद्ध तमाम तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं। उसके गरीब होने की वजह से हो सकता है, उसके महिला होने की वजह से हो सकता है, उसके फिजिकली डिसेबल्ड होने की वजह से हो सकता है, वो सब ठीक है। लेकिन आपने सुना है कि इस देश में सवर्ण वर्ग के व्यक्ति के ऊपर जाति के कारण उसके खिलाफ भेदभाव हो रहा हो? मतलब कैसी अनर्गल बातें हैं ये सब चीजें। तो न तो संविधान की दृष्टि से न समाज की दृष्टि से कोई इस तरह की बातें करेगा तो आप कहेंगे ना, भैया किस समाज से आते हो, किस देश की बात कर रहे हो, आपको क्या भारत के बारे में कुछ पता नहीं है? ये समस्या है। तो इसलिए ये मानना कि कोई बहुत वो चीज हो गई है, ये बात सच नहीं है। सच तो ये है कि ज्यादातर बहस 2012 और 2026 के अंतर को समझे बगैर हो रही है। दोनों में वास्तविक अंतर SC, ST, OBC वाला नहीं है। वास्तविक अंतर ये है कि 2012 की तुलना में 2026 ने भेदभाव की परिभाषा को संकुचित कर दिया है, लेकिन इस भेदभाव से डील करने का जो संस्थागत मैकेनिज्म है उसको मजबूत कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। अंतर तो वास्तव में यह है, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैं समझता हूं जो वास्तविक खेल है वो राजनैतिक है। सच बात यह है, कानूनन बहुत बड़ा अंतर दोनों में नहीं था। सच बात यह है कि ये रेगुलेशन 2012 से बने हुए थे, लागू कतई नहीं हुए थे, जिससे कोई फर्क आज तक पड़ा ही नहीं। जो कुछ होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ, और कोई इस रेगुलेशन से कोई स्थिति बदलने वाली नहीं थी, क्योंकि कोई पॉलिटिकल जब तक विल नहीं होगी तब तक ऐसा कुछ नहीं होता। इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है राजनीतिक, और वो ये है कि बीजेपी के सामने एक सांप चुकंदर की स्थिति आ गई। बीजेपी का जो वोट बैंक है, इस देश में हम बाकी सब वोट बैंक की चर्चा करते हैं, मुसलमान, यादव, SC सबकी चर्चा करते हैं, लेकिन इस देश का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, यानी कि अपर कास्ट, सवर्ण हिंदू, जो बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसकी हम चर्चा नहीं करते। बीजेपी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, बीजेपी के पास अपने उस वोट बैंक को बचाए रखने और बचाने के साथ साथ OBC में विस्तार करने की चुनौती थी। बीजेपी पर जिस मजबूरी, सुप्रीम कोर्ट के कहने से जो मजबूरी बनी और उन्हें जो रेगुलेशन लागू करना पड़ा, उससे बीजेपी को डर था कि उसका अपर कास्ट वोट बैंक जो है वो नाराज हो सकता है। इसलिए बीजेपी इससे अपना हाथ पिंड छुड़ाने के चक्कर में थी। पिंड छुड़ाने के लिए पिछले कुछ दिन से जो कुछ भी हुआ, वो इसे मैं मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट कहता हूं। एक मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट की थ्योरी हुआ करती थी, ये मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट है। सरकार खुद अपने विरुद्ध प्रायोजित विरोध करवा रही है ताकि सरकार को एक अनमने तरीके से जो काम करना पड़ा था उससे हाथ धोने का मौका मिल जाए। और देखिए क्या सौभाग्य है इस सरकार का कि वो कांटा सरकार को अपने हाथ से न निकालना पड़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो कांटा निकाल दिया। खेल राजनीतिक है और इसका एक ही निहितार्थ है। निहितार्थ ये है कि यो बीजेपी सबको साथ लेके चलेगी, सब हिंदुओं की बात करेगी, लेकिन जिस दिन उसे अपने सवर्ण हिंदू और OBC हिंदू में से चुनना पड़ा, उस दिन हो ना हो किसी तरह से सवर्ण का दामन ही थामेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इनपुट्स के लिए। थैंक यू।